डिस्कशन करी थी वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हवाले से। उसकी कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस भी किए थे। फर्दर मजीद एक्सरसाइज की क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। डिफरेंस बता दिया था आपको, लिखवा भी दिया था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग में जो एक बुनियादी फर्क है वो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एब्जॉर्ब हो जाए तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहलाती है। और अगर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पीरियड कॉस्ट का हिस्सा हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में उसको शामिल ना किया जा रहा हो, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो बाकी कॉस्ट बचती है वो सिर्फ वेरिएबल होती है, इसलिए उन्हें वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर ई एक्सरसाइज 6-17 जरा देखिए। एक्सरसाइज 6-17 6-17 6-17 ग्रुप पे मैंने पेज ये शेयर कर दिया है। अगर किसी के पास इस वक्त बुक अवेलेबल नहीं है ग्रुप पे देख लीजिए। 6-17 कहा जाता है कि कंपनी बिल्ड कर रही है कस्टम फिनिशिंग गुड्स फॉर स्पोर्टिंग गुड्स स्टोर इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन 2014। कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल 7.5, डायरेक्ट लेबर 2.45, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सब पर यूनिट गिवन है, इज अ वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद फिर फिक्स कॉस्ट की हेडिंग है पर ईयर की, और फिक्स कॉस्ट में फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 2,25,000 एंड फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2,40,100। कंपनी सेल कर रही है अपनी गुड्स को $25 में। ड्यूरिंग 2014 कंपनी सोल्ड 80,000 यूनिट्स एंड प्रोड्यूस 90,000 यूनिट्स। कंपनी ने सोल्ड किए हैं 80,000 जबकि प्रोड्यूस किए थे 90,000 यूनिट्स। यानी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है और सेल कम हो रही है। इस सूरत में 10,000 यूनिट्स आपकी इन्वेंट्री में आ रहे हैं, 10,000 यूनिट्स आपकी इन्वेंट्री में बच रहे हैं। एज्यूम करें कंपनी यूज द वेरिएबल कॉस्टिंग, कैलकुलेट करें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट और प्रिपेयर करें सेकंड रिक्वायरमेंट वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। एज्यूम कंपनी यूज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रिपेयर करें एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। ये ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट बनेगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ये बनेगी। तो सबसे पहले यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ए और रिक्वायरमेंट नंबर सी हेडिंग डालें अपने पास, कंपटीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कंपटीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। Computation for manufacturing cost per unit. वेरिएबल कॉस्टिंग से और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से
सेपरेटली आप मालूम करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो पर यूनिट गिवन है 7.5, 2.45, 7.5, 2.45 एंड 5.80। लेकिन फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको कैलकुलेट करना होगा पर यूनिट के अंदर। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 2,25,000 है और टोटल प्रोड्यूस यूनिट्स 90,000 है, तो 2,25,000 को 90,000 प्रोड्यूस यूनिट से डिवाइड कर दें ताकि यूनिट कॉस्ट आ जाए कितनी 2.5। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और वेरिएबल कॉस्टिंग में सेपरेटली। रिक्वायरमेंट 1 और 3 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। डिफरेंस क्या आया कि डिफरेंस यहाँ पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन वेरिएबल कॉस्टिंग। सम करें इसको और बताइए क्या अमाउंट आ रहा है 15.75 वेरिएबल कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है पर यूनिट 18.25 जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट। तो ये 2,25,000 4 times 0 डालें 2,25,000 फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट नीचे दी जा रही है। सर आपने 22 एक्चुअली 40 लिखे 2,25,000 एक जीरो कम कर दें राइट। 22 लाख 25 लाख वेरिएबल कॉस्टिंग से जब इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है तो सीवीपी इनकम स्टेटमेंट कहलाती है ये, और इसमें सेल्स रेवेन्यू में से पहले तमाम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाता है। सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पहले आप समझिएगा बाद में कॉपी कीजिएगा, बोर्ड पर देखेंगे। सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक तो ये कंडीशन थी जो हम गुज़िश्ता सवालात कर चुके कि वेरिएबल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके बता दी टोटल अमाउंट या पर यूनिट अमाउंट, और एक कंडीशन ये होती है कि वेरिएबल कॉस्ट आपको सेपरेटली बताई, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेरिएबल अलग है, सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल अलग है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वेरिएबल अलग है। तो इन तीनों को सब करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनेगी। इस सवाल में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने का तरीका है कि आप सबसे पहले बिगनिंग इन्वेंट्री लेते हैं, फिनिश गुड्स की बिगनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बिगनिंग। इस क्वेश्चन में कोई बिगनिंग इन्वेंट्री नहीं, उस
उसके बाद ऐड किया जाता है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को। टोटल कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी टोटल 90,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हुए थे 25 और एक यूनिट को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्टिंग में कितनी आ रही थी, 15.75 आ रही थी। इनको प्लस करेंगे तो इन्वेंट्री फॉर सेल आ जाएगी, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, और इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री को अगर माइनस कर दें, इन्वेंट्री एट एंड, पता चलेगा कि एंडिंग में इन्वेंट्री 10,000 यूनिट्स थे क्योंकि सोल्ड हुए हैं 80,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $25। ये सेल है आपकी। जब 80,000 सोल्ड हुए और 90,000 प्रोड्यूस हुए थे तो रिमेनिंग 10,000 यूनिट्स आपकी एंडिंग इन्वेंट्री में आएंगे, जिसका रेट यही पर यूनिट कॉस्ट 15.75। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा, जिसको नाम देंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा कौन कौन सी कॉस्ट वेरिएबल हो सकती है, तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस और वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। आप चेक करें, आपके पास इसमें वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक साथ दिए हुए हैं, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एक साथ दिए हुए हैं, वो इसमें ऐड हो जाएंगे। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसका रेट कुछ इस तरह से है कि 80,000 यूनिट जो सोल्ड हो रहे हैं वो पर यूनिट कॉस्ट बताएं क्या है इसकी, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर यूनिट 3.9 के हिसाब से है। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सीवीपी इनकम स्टेटमेंट लास्ट क्लासेस में काफी सवाल किए, सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करना होता है वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट मालूम करने के लिए ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि पहले मालूम करी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से माइनस होगा, आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी जाती है। हमारे पास इस वक्त फिक्स कॉस्ट दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, एक फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और एक है फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस होगी तो नेट इनकम या नेट लॉस। ये वही फॉर्मेट है, कोई नया फॉर्मेट नहीं है। चेंज इसलिए लग रहा है कि आपने ये कैलकुलेशन इससे पहले नहीं करी। अलबत्ता कुछ सवालात स्टार्टिंग में आए थे जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वेरिएबल अलग दिए हुए थे, फिक्स्ड अलग दिए हुए थे। आपने उन सबको ऐड कर दिया था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई थी और टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। यहाँ पर आपने यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसी पुराने तरीके से मालूम करिए जो प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस सेमेस्टर्स में डिस्कस करते हुए आए कि बिगिनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं मैन्युफैक्चर्ड, माइनस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जरा कैलकुलेट करके वैल्यूज लिखते हैं, फिर कॉपी कीजिएगा। जरा मुझे वैल्यूज बताते रहे। सेल्स रेवेन्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करके बताइए। 80,000 मल्टीप्लाई बाय $25, यस 20 लाख। $20 lakh is a sales revenue। नेक्स्ट स्टेप में इन्वेंट्री बिगनिंग कोई नहीं है इसमें, नील।
इस सवाल में कोई बिगनिंग नहीं। मैन्युफैक्चर्ड कितने हुए 90,000 मल्टीप्लाई बाय 15.75 14 लाख 17,500। बिगिनिंग में इसको ऐड करते हैं तो अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है, यही अमाउंट अवेलेबल फॉर सेल की आ जाएगी। एंडिंग इन्वेंट्री जो है मल्टीप्लाई करें 10,000 15.75 से 1,57,500 एंडिंग इन्वेंट्री के माइनस किए तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12,60,000 इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 80 था, यहाँ 80 क्यों लिए, यहाँ 90, क्योंकि ये प्रोडक्शन की बात हो रही है और ये सेल की बात हो रही है। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3.90 सॉरी 3,12,000 12,60,000 में 3,12,000 जमा करें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 15,72,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सेल्स रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4,28,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट क्या थी 225 और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या थे, चेक करें अपने पास 2,40,000 सब करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट 4,65,100 पता चला फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम था, लॉस कैलकुलेट होकर आ गया 37,100 का नेट लॉस। कॉपी कीजिए अपने पास। इज अ वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम में सीवीपी कॉस्टिंग में हम फिक्स एक्सपेंसेस को क्यों ऐड कर रहे हैं? तो वेरिएबल कॉस्टिंग अगर इनकम स्टेटमेंट है तो उसमें हम फिक्स एक्सपेंसेस को भी ऐड कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट है, इसमें हम फिक्स एक्सपेंस को भी ऐड कर रहे हैं। फिक्स को वेरिएबल कॉस्टिंग, वैसे तो वेरिएबल कॉस्टिंग हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, कॉस्ट तो सारी आएंगी, उसकी एलोकेशन कहाँ हो रही है। वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट का हिस्सा बना, जबकि यहाँ पर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में शामिल कर देते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलोकेशन का फर्क है, हानि तो सारी कॉस्ट है, एलोकेशन का फर्क है।
जो नेट लॉस निकाला है ये सेम नहीं आ रहा, सेम आएगा भी नहीं। लेकिन सेम क्यों नहीं आ रहा और इसमें जो डिफरेंस है वो किस बात को शो कर रहा है, ये समझना जरूरी है। बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो एंडिंग इन्वेंट्री की वजह से आ रहा है। इन दोनों सिस्टम के अंदर जो नेट लॉस में फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री की वजह से डिफरेंस है। वेरिएबल कॉस्टिंग की एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री वेरिएबल कॉस्टिंग में कितनी की एंडिंग इन्वेंट्री वेरिएबल कॉस्टिंग की 1,57,500, जबकि एंडिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कितनी है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एंडिंग इन्वेंट्री है 1,82,500। डिफरेंस बताइए। 35,000 का डिफरेंस है इनके दरमियान। नेट लॉस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, नेट लॉस वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नेट लॉस आ रहा है 12,100, वेरिएबल कॉस्टिंग में नेट लॉस आ रहा है 25,000 आ रहा है। डिफरेंस 25,000। दिस वन 25,000। इसमें डिफरेंस निकालें 25,000, इसमें भी डिफरेंस। पता ये चला कि ये जो नेट लॉस या अगर नेट इनकम आ रही होती तो नेट लॉस और नेट इनकम में जो डिफरेंस आता है वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री की वजह से आता है। अगर किसी सवाल में इन्वेंट्री ना हो, यानी यहां पर जिस तरह बिगिनिंग इन्वेंट्री निल है, एंडिंग इन्वेंट्री भी निल हो, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए वो तमाम के तमाम यूनिट सोल्ड हो जाए और एंडिंग इन्वेंट्री निल हो, तो बेटा दोनों कॉस्टिंग में वेरिएबल में भी और एब्जॉर्प्शन में भी नेट इनकम और या नेट लॉस इक्वल आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस आने की रीजन यह है कि यहाँ पे जब आपने एंडिंग इन्वेंट्री निकाली तो एंडिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट पुट करी 1,57,500, जबकि यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट पुट करी 1,82,500। एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा और वेरिएबल कॉस्टिंग में कम है। रीजन यह है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा है और वेरिएबल कॉस्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कम है, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्टिंग की एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कम आ रही है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा आ रही है। जब एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेरिएबल, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एंडिंग इन्वेंट्री अनसोल्ड गुड्स को कहा जाता है। जब अनसोल्ड गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी कंपैरेटिवली, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है। लिहाजा जहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी उसका मुनाफा ज्यादा होगा, जहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होगी मुनाफा कम होगा। ये बात अपने पास नोट कर लें कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर कुछ यूनिट्स मौजूद हैं, अगर बल्कि इसको इस तरह समझ लें, इफ लिख लें इसको, if sold units less than produced unit, if sold units less than produced units, क्या मतलब इसका? sold units less than produced units यानी एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है, सोल्ड यूनिट्स कम है प्रोड्यूस से, तो इसका मतलब बच रहे हैं कुछ ना कुछ यूनिट्स। और अगर बच रहे हैं कुछ ना कुछ यूनिट्स, अब उस सूरत में इफ सोल्ड यूनिट्स लेस देन प्रोड्यूस यूनिट्स, नेट इनकम
नेट इनकम इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नेट इनकम इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ग्रेटर देन नेट इनकम इन वेरिएबल कॉस्टिंग सिस्टम. Net income in absorption costing is greater than net income in variable costing system. और ये डिफरेंस कितना होगा? ये डिफरेंस लाजमी इन्वेंट्री के डिफरेंस के बराबर होगा. ये डिफरेंस किसके बराबर होगा? इन्वेंट्री के डिफरेंस. हमने कहा अगर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री में वैल्यूज आ रही हैं, आपके सोल्ड यूनिट्स प्रोड्यूस यूनिट से कम है, तो उस सूरत में आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम ज्यादा होगी, वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम कम होगी. क्योंकि यहाँ लॉस आ रहा है, तो लॉस में ये चीज रिवर्स हो गई. कंपैरेटिवली इसका लॉस ज्यादा है और इसका लॉस कम है. लेकिन यही चीज अगर इनकम में आएगी तो इसकी इनकम ज्यादा होगी और इसकी इनकम कम होगी. रीजन सिर्फ एक ही है कि एंडिंग इन्वेंट्री. अब थोड़ी देर के लिए इसकी एंडिंग इन्वेंट्री आपको समझाने के लिए जीरो करके देखते हैं. आप कॉपी मत कीजिएगा, सिर्फ समझाने के लिए इसको जीरो करके देखते हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री जीरो, जीरो एंडिंग इन्वेंट्री. बताइए आगे की कैलकुलेशन. ये अमाउंट 14,17,500 ही रहेगा. यहाँ 90,000 यूनिट सोल्ड हो जाएंगे. 80 के बजाय कितने यूनिट सोल्ड हो जाएंगे? 90. मल्टीप्लाई करें 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3.90, 3,50,000. इन दोनों को ऐड करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट बता दीजिए. टोटल वेरिएबल कॉस्ट 68,500 माइनस करते ऊपर सेल्स रेवेन्यू में से कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा. 2,31,500 और उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करें 4,65,100. 33,000. दोबारा करें. 2,33,600 नेट लॉस. 33,600 ये लॉस आ रहा है. आपको लॉस आ रहा है. यही काम यहाँ पे करके देखते हैं. एंडिंग इन्वेंट्री को जीरो कर दें. एंडिंग इन्वेंट्री जीरो, नील. अब बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? 16,42,500 माइनस करें 20 लाख में से. 3 लाख. यहाँ पर आ जाइए 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3.90 प्लस 2,40,100 5 लाख. डिफरेंस निकाल लें. 5,911,000 सर सेम आ रहा है. 2,33,600 2,33,600. पता चला कि जब एंडिंग इन्वेंट्री जीरो थी तो सेम अमाउंट नेट लॉस का वेरिएबल कॉस्टिंग में भी वही और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी वही सेम अमाउंट. यही चीज रिवर्स हो जाए. रिवर्स से मुराद ये कि आप अभी हमने पहले वाला केस डिस्कस किया कि आपके प्रोड्यूस यूनिट्स ज्यादा और सोल्ड यूनिट्स कम थे. प्रोड्यूस यूनिट्स ज्यादा और सोल्ड यूनिट्स कम थे. तो हमने उसमें आपको लिखवाया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम
ग्रेटर देन होगी एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्टिंग। अगर आपके पास सोल्ड यूनिट्स कम, सोल्ड यूनिट्स ज्यादा और प्रोड्यूस कम हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने प्रोड्यूस किए 70,000 और सोल्ड कर दिए 80,000। यस, ये उस वक्त होता है जब आपके पास ओपनिंग में कुछ ना कुछ यूनिट्स मौजूद हो। मिसाल के तौर पे 10,000 यूनिट्स आपके ओपनिंग में थे, 70,000 आपने प्रोड्यूस किए और 80,000 सोल्ड कर दिए। ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा? डिफरेंस आएगा, इसकी इनकम का डिफरेंस आएगा, लेकिन वो सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। पहले ये था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम ज्यादा होगी किससे? वेरिएबल से। लेकिन अगर आपके सोल्ड यूनिट्स ज्यादा और प्रोड्यूस यूनिट्स कम है, तो ऐसी कंडीशन में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम कम आएगी और वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम ज्यादा। लिख लीजिए चाहे तो इसको। if sold units greater than produce units, if sold units greater than produce units, if sold units greater than produce units, then net income in absorption costing, net income in absorption costing less than net income in variable costing, net income in variable costing less than from variable costing, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम कम होगी एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्टिंग। दोनों सेंटेंसेस पढ़ने क्लियर है, ऊपर वाला और नीचे वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए इसी के। क्वेश्चन नंबर 6-18। क्वेश्चन 6-18। क्वेश्चन नंबर 6-18 कहा जाता है कि कंपनी प्रोड्यूस कर रही है 90,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स, बट ओनली 8,200 यूनिट्स ऑफ वर सोल्ड। प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं, सोल्ड कम हो रहे हैं, प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं, सोल्ड कम हो रहे हैं। इट्स मीन एंडिंग इन्वेंट्री आएगी, और जब एंडिंग इन्वेंट्री आएगी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम ग्रेटर देन होगी वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम से। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल: डायरेक्ट मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर इनकम, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। पहले पर यूनिट था, यहाँ टोटल अमाउंट है, पर यूनिट आप निकालेंगे। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। There was no work in process inventory at the beginning for the year. कंपनी कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है इसके पास। रिक्वायरमेंट में व्हाट वुड बी द कंपनी फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट ऑन December 31st अंडर द वेरिएबल कॉस्टिंग, इन विच कॉस्टिंग मेथड एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल would show higher net income for the year by
व्हाट अमाउंट, ये बात अभी डिटेल से बताई है बी पार्ट वाली, कि आपको मालूम है कि जब एंडिंग इन्वेंट्री आती है उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम ग्रेटर देन होती है, हायर होती है एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्टिंग। और किस अमाउंट से हायर होगी, कितने अमाउंट से ज्यादा होगी, जो डिफरेंस आएगा एंडिंग इन्वेंट्री का वही डिफरेंस होगा उनकी नेट इनकम का। यानी जो अमाउंट का डिफरेंस एंडिंग इन्वेंट्री का होगा वही डिफरेंस होगा उसकी नेट इनकम में डिफरेंस का। तो यहाँ पर आप एंडिंग इन्वेंट्री को सिर्फ कैलकुलेट करना है, ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है। एंडिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए आप देखें यहाँ पर आपने क्या किया था, एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने के लिए आपने जो एंडिंग यूनिट्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया था। तो पहला स्टेप आप करें यहाँ पे कंपटीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। जब ये मालूम हो जाएगी तो इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट को एंडिंग यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। स्टार्ट कीजिए। वही आएगा आंसर, वही आएगा। इसके बाद ये निकालना है, एंडिंग निकालने के दोनों के डिफरेंस आने चाहिए।
आंसर क्या है? 4000। सही। एंडिंग इन्वेंटरी 4000 है। और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो 4000 का डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस आपको बताएगा कि आपकी नेट इनकम कितनी ज्यादा होगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की नेट इनकम नेट इनकम इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हायर बाय द अमाउंट 4000। 4000 से नेट इनकम ज्यादा होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेट इनकम 4000 रुपए से ज्यादा होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और शॉर्टकट तरीका ये मालूम करने का कि इनकम में कितना डिफरेंस आएगा। एंडिंग के जितने भी यूनिट्स हैं, सुने इधर, एंडिंग के जितने भी यूनिट्स हैं आप उसको फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। एंडिंग के जितने भी यूनिट्स हैं आप उसको फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंस पता चल जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग की नेट इनकम या नेट लॉस। कितने यूनिट से एंडिंग के 800 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, डिफरेंस पता चल जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम का, क्योंकि डिफरेंस आता ही सिर्फ इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 19। खुद ट्राई करें, उसके बाद बल्कि चलिए पहले समझा दूं कि इसमें डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ से ऐसा देखिए, कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वुडन क्रेट्स यूज्ड फॉर शिपिंग प्रोडक्ट्स बाय ओशन लाइनर 2014। क्रिएटिव इनकम द फॉलोइंग कॉस्ट। अब यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बल्कि मटेरियल का नाम बताया जा रहा है। ये मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, इतने आवर्स काम हो रहा है। तो यहाँ पे वुड इस्तेमाल हुई है $54,000 की। उसके बाद नेल्स इस्तेमाल हुई है कंसीडरिंग इनसफिशिएंट एंड अ वेरिएबल एक्सपेंस, इट्स अ इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल इज आल्सो द वेरिएबल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, लिखा हुआ भी इज अ वेरिएबल एक्सपेंस। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर 38,000, यूटिलिटीज फॉर प्लांट $1,500 ईच मंथ।
जो पर मंथ बात आ जाए, पर ईयर बात आ जाए, ये फिक्स कॉस्ट होती है। जो पर यूनिट हो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। लिहाजा यहाँ पे यूटिलिटीज के अंदर फिक्स एक्सपेंस आपको बता दिए, फिक्स यूटिलिटीज बता दी, लेकिन प्लांट की है ये, और प्लांट की यूटिलिटीज इज अ ओवरहेड कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, प्लांट की यूटिलिटीज। लिहाजा यहाँ पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट $15 पर मंथ प्लस $0.40 for each kilowatt hours used each month. Rent expense for the plant for the year 21,400. ये भी प्लांट का रेंट है, is the manufacturing overhead but fixed manufacturing overhead जो कि पर ईयर है। Fixed manufacturing overhead 21,400. Assume creative use an average 500 kilowatts hours each month over the past year. रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट करें व्हाट इज द क्रिएटिव टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफ इट इज यूज वेरिएबल कॉस्टिंग अप्रोच, व्हाट इज द क्रिएटिव टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफ यूज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, एंड व्हाट अमाउंट या व्हाट अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिटवीन दीज टू कॉस्टिंग अप्रोचेस। यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, पर यूनिट उसने आपसे नहीं मांगी है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लिखेंगे, टोटल अमाउंट जो गिवन है 54,000, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट लिखेंगे 38,000, इसमें भी और इसमें भी। फर्क किसमें आएगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सिर्फ वेरिएबल आएगा, फिक्स नहीं आएगा, और यहाँ पे वेरिएबल भी आएगा और फिक्स भी आएगा। शुरू कीजिए जरा। हाँ, आप पूछे सवाल बेटा। क्या समझाता हूँ, देखिए समझ में आ गया वो तो स्टार्ट करें।
सी में क्या थ्योरी बताइए वैल्यूज बताएं जरा। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू बताइए। 54,000 54,000 डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर बताएं। 38,000 इज अ डायरेक्ट लेबर। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। indirect material 350 and 200 इनडायरेक्ट 350 yes sir 200 utility expense और यूटिलिटी एक्सपेंस इधर देखो यूटिलिटी एक्सपेंस 0.40 पर किलोवाट फेयर। यूटिलिटी एक्सपेंस 0.40 फॉर ईच किलोवाट आवर्स यूज्ड ईच मंथ। तो हमारे पास हर महीने में एवरेज 500 किलोवाट्स यूज हुए। मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये एक महीने का खर्चा निकल कर आएगा और 12 महीने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 2400। उसके बाद फिर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे आ जाओ तो यूटिलिटीज एक्सपेंस फिक्स्ड पोर्शन पर मंथ दिया जा रहा था 1500 मल्टीप्लाई बाय 12 करें 18,000 फिक्स कॉस्ट है ये जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएगी, वेरिएबल कॉस्टिंग में नहीं आएगी। और रेंट एक्सपेंस ऑलरेडी पर ईयर गिवन है कितना 21,400 सम कर दीजिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 90 एंड 1 डिफरेंस किसकी वजह से आया? सिर्फ इसकी वजह से। तो इनकम में भी जो फर्क होगा वो इसी डिफरेंस की वजह से। बढ़िया कॉपी। अच्छा अब जरा प्रॉब्लम्स में आ जाए। 2 क्वेश्चंस हैं आपको खुद करने हैं ये, लेकिन अभी क्लास में कंप्लीट कीजिएगा ताकि जो प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर ली जाए। कल इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू होगा। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 7 इंक्रीमेंटल एनालिसिस का चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। इंक्रीमेंटल एनालिसिस एक्सपेंस के 2 हिस्से दिए हुए थे, एक पर मंथ दिया हुआ था और एक पर किलोवाट दिया हुआ था। पर मंथ को आपने 12 महीनों से मल्टीप्लाई किया तो ये फिक्स यूटिलिटीज आ गए 1500 मल्टीप्लाई बाय 12 और जो 0.4 पर किलोवाट दिया हुआ था ये वेरिएबल था। इस 0.4 को आपने मल्टीप्लाई किया, टोटल महीने में कितने आवर्स यूज हो रहे हैं किलोवाट पर किलोवाट, वो 500 किलोवाट पर आवर थे।
एक महीने में, उसको मल्टीप्लाई करके एक महीने की यूटिलिटीज एक्सपेंस निकालें और वो 12 से मल्टीप्लाई करके साल के निकालें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वेश्चन 6-7-7A में कि कंपनी प्रोड्यूस कर रही है प्लास्टिक दैट इज यूज्ड फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग एप्लीकेशन सच अ gears for small motors in 2013 first year of operation company produced 4000 tons of plastic and sold 2500 tons प्रोडक्शन ज्यादा हुई है सेल कम होगी, सेल कम हो रही है। प्रोडक्शन 4000 टन्स है जबकि सोल्ड हो रहे हैं 2500 टन्स, इसका मतलब एंडिंग इन्वेंट्री में 1500 टन्स आ जाएंगे। ये बात है 2013 की। 2014 में प्रोडक्शन एंड सेल रिजल्ट वर एग्जैक्टली रिवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि 2014 में प्रोडक्शन होगी 2500 टन्स की और सेल होंगे 4000 टन्स इन ईच ईयर। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है कि आपने 2014 में बनाए 2500 और सोल्ड किए 4000? ये इसलिए मुमकिन है जो 2013 की एंडिंग इन्वेंट्री है 1500 यूनिट्स वो 2014 की ओपनिंग हो जाएगी और ओपनिंग में 1500 यूनिट्स पड़े होंगे, 2014 में बनाए गए होंगे 2500, मिलकर टोटल 4000 यूनिट सोल्ड हो जाएंगे, कोई एंडिंग इन्वेंट्री नहीं आएगी 2014 में। इन ईच ईयर द सेलिंग प्राइस पर टन 2000 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर टन 2000 रुपए दोनों सालों में और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 2000 का 15% निकाल दें। ये पर यूनिट है बेटा, पर टन है। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट सोल्ड एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 लाख 2 मिलियन एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस $5 लाख। प्रिपेयर करें इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच ईयर यूजिंग द वेरिएबल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग को यूज करते हुए 2013 की भी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, 14 की भी बनानी है। सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच ईयर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करते हुए 13 की भी बनानी है और 14 की भी बनानी है। स्टार्ट कर दीजिए बेटा। ये कंप्लीट करके फिर क्लास ऑफ होगी। चार जैसे ये दो बनी थी 2013 की और 2000 इसी फॉर्मेट से क्या आएगा 300 मल्टीप्लाई कर दें 12 लाख और वेरिएबल। अच्छा, इसमें ट्रेनिंग नहीं थी, ये 12 लाख की रहे। एक मिनट पता लग जाएगा। 1500 मल्टीप्लाई बाय 300 कितने बने? माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7 लाख। वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें किससे? 10% यानी 200 से 10% कितने बने? 250। क्या 250? बेटा 10% है ना। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। प्राइस से हो रहा है ना सर, हमने 5 लाख को 3 लाख में ना इसको 10% किया है, तो हमारा आंसर आ रहा है सर। ऐसे कर सकते हैं 2500। एक मिनट बेटा, सेलिंग
प्राइस का आपने जब निकाला वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो आपने 2000 रुपये का 2000 का 15% निकाला, 300 आया आ गया। इसी तरह से आप सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 10% निकाल ले, इसका 10% क्या आएगा 200। ये 200 मल्टीप्लाई कर दे 2500 से, कितनी अमाउंट है माइनस कर दे, इन दोनों को फिलहाल ऐड करें 12,50,000 12,50,000 माइनस करें ऊपर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 37,50,000 आ गए। डायरेक्ट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने थे 20 लाख। ओके बताइए, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20 लाख 2 मिलियन। और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5 लाख 5 लाख थे, टोटल हो गए 25 लाख। गलती कहाँ पे हुई है? और नेट इनकम आ गई, ब्रेक किया, मैंने ब्रेक नहीं किया। नेट इनकम आ गई 12,50,000। सर यही है 2013 का ये काम हो गया। यहाँ पे आ जाए 2013 में वैल्यूज चेंज करें, यस बताइए, रेवेन्यू आपके पास यही आ गई 2500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2000 50 लाख। यस सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने यूनिट सोल्ड हुए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 40,000 नहीं 4,000 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फिक्स्ड। इससे मल्टीप्लाई करें सर हमने तो 1125 से किया है। बेटा। इसके लिए आप देखें यहाँ पे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15% थी और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 लाख थी। आप इसको पर यूनिट में अगर डिवाइड करें फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, तो पर यूनिट फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगी 500। इसकी कैलकुलेशन यहाँ मैं अलग से कर देता हूँ, इधर देखिए। शेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में लेते हैं, एब्जॉर्प्शन में शेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में लेते हैं। वेरिएबल जहाँ से इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सही है सही है सही पर यूनिट आपको गिवन है 300, 10% 15% है ये, इसमें ऐड कर दें फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 20 लाख, डिवाइड कर दें उसको जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं 4,000 यूनिट से डिवाइड कर दें 500 आएगा। 500 टोटल आ गए 800। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकल आई, ये 800 यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे बेटा, 32 लाख की अमाउंट आ गया आपके पास। बिगिनिंग इन्वेंट्री 0 थी, ये 32 लाख हो गए और इसमें से अब एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करें, कितने एंडिंग के यूनिट्स हैं 1500 यूनिट्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 800 है, मल्टीप्लाई करते हैं 1500 को 800 से 12 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई माइनस करके 20 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट बताइए 30 लाख 30 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब आ जाए सेविंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, तो बताइए यहाँ पे कितने आएंगे सेविंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के बारे में अमाउंट कितनी गिवन है चेक करें। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5 लाख रुपीस है, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो नहीं है, चेक करें वो सेलिंग एक्सपेंस है। ओके दोनों आएंगे, सेलिंग एक्सपेंस भी और वेरिएबल एक्सपेंस भी, सेलिंग एक्सपेंस भी वेरिएबल एक्सपेंस भी। सेलिंग एक्सपेंस आएंगे कितने यूनिट सोल्ड हुए 2,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट्स वेरिएबल एक्सपेंस कितने सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट
वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट कितने थे बेटा? 10%, 200 मल्टीप्लाई कर दें 5 लाख बने। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फिक्स कितने थे? सर वो दिए फिक्स 5 लाख दिए। फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने किए मैंने? 5 लाख। ये हो गए टोटल 10 लाख। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए 10 लाख माइनस करके 10 लाख और आपका मुनाफा आ गया 20 लाख का। नेट इनकम आ गई आपके पास। इस नेट इनकम में और इस नेट इनकम में डिफरेंस कितना आ रहा है? इधर नेट इनकम है 20 लाख, उधर नेट इनकम है 12 लाख 50। अगर सोल्ड यूनिट्स कम हो और प्रोड्यूस यूनिट्स ज्यादा हो, सोल्ड यूनिट्स कम हो प्रोड्यूस यूनिट्स ज्यादा हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम हायर होती है एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्ट। कितनी हायर है? डिफरेंस निकालने 7,50,000। ये वही 7,50,000 है जो इन्वेंट्री का डिफरेंस आ रहा है। एक एंडिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कितनी थी? एंडिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 12 लाख की थी और वेरिएबल कॉस्टिंग में एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 4,50,000 रुपए की। डिफरेंस बताएं। 7,50,000 का। जो एंडिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस है वही इनकम का डिफरेंस है। ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप एंडिंग इन्वेंट्री को देखें कि एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने हैं? एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं 1500 यूनिट्स और फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट 500। 1500 को 500 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी यही अमाउंट आएगा 7,50,000 जो डिफरेंस का सबब है। ये 2013 में। अब जब 2014 में जाएंगे तो देखिए डिफरेंस कहाँ पर आएगा। इसको अगर किसी को कॉपी करना है तो कॉपी करने में फिर इसको चेंज करके 14 की कैलकुलेशन करवा दो। फोटो ले यार। अभी मैं नहीं ले सकता अपने मोबाइल से ना। मैं मोबाइल नहीं लाया। 800 रेट था इसका और इसकी अमाउंट कितनी बन रही थी? 12 लाख बन रही थी अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए 2500 यूनिट्स। 2500 को 1100 से मल्टीप्लाई करें 27,50,000 ऐड कर दें दोनों को। अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। एंडिंग में 0 है, कोई एंडिंग यूनिट्स नहीं बचे। नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 39,50,000। 39,50,000 माइनस कर दे 8 लाख में से 80 लाख में से 40,50,000। सेलिंग एक्सपेंस अब आएंगे 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 200 8 लाख। टोटल अमाउंट 13 लाख। डिफरेंस 27 लाख। तस्वीर ले लो बस ये सब समझ में आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे सोल्ड यूनिट्स ग्रेटर देन है प्रोड्यूस यूनिट से। सोल्ड यूनिट्स ग्रेटर देन है प्रोड्यूस यूनिट से। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर अगर सोल्ड यूनिट्स प्रोड्यूस यूनिट से ग्रेटर देन हो तो नेट इनकम कंपैरेटिवली लेस होती है, लेसर होती है किसके? वेरिएबल कॉस्ट। रिवर्स हो जाता है ये काम। अब इनका डिफरेंस कितना है? ये वही डिफरेंस होगा जो बिगिनिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस है। बिगिनिंग इन्वेंट्री में चेक करें कितना डिफरेंस आ रहा है 7,50,000 का। यहाँ पे चेक करें कितना डिफरेंस आ रहा है 7,50,000। ठीक। बिगिनिंग इन्वेंट्री में आ जाए 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 300 4,50,000। प्रोडक्शन हुई 2,500 यूनिट्स की। किस रेट पर हुई?
300 के रेट पर हुई, मल्टीप्लाई कर दे 7,50,000, टोटल अमाउंट 450 750 4 से 12 लाख 12 लाख। एंडिंग इन्वेंटरी 0 है, कोई एंडिंग इन्वेंटरी नहीं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख। वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने? अब यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है, सोल्ड हो रहे 4000, तो अब 4000 को मल्टीप्लाई किया 200 से, ये आ गए 8 लाख। ऐड करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 20 लाख आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। माइनस कर दे 80 लाख में से 60 लाख आ गए आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20 लाख है और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 25 लाख माइनस करें 45 लाख हो जाएगा सॉरी सर। 35 लाख यस सर। 60 लाख में से माइनस करें 25 लाख 35 लाख 35 35 लाख 35 लाख है। यस सर। 35 लाख इधर आ जाइए। को सोल्ड यूनिट्स कितने? कैलकुलेट कर लो, कॉपी नहीं करो मिस्टेक नहीं होगी। सोल्ड यूनिट से 4000 मल्टीप्लाई बाय 2000 80 लाख आ गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आए, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जो 2 लाख रुपए की कॉस्ट है ये डिवाइड किससे होगी? ये डिवाइड होगी 2500 यूनिट से, प्रोडक्शन की यूनिट से। पिछले साल 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, इस साल 2500, कितनी पर यूनिट आई? कितनी आई पर यूनिट? बेटा जरा आप लोग करें 20 लाख को डिवाइड करें 2500 से 800 और 300 कितने हो गए? 1100। ये 1100 यहाँ पर आएंगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 1100 मल्टीप्लाई कर दें 44 लाख कितने? 44 लाख 44 लाख आ गए। एंडिंग इन्वेंटरी 0। ओके 1500 यूनिट्स बिगिनिंग के थे और उसका रेट क्या था बेटा?